द टॉपिक ऑफ फ्रिक्शन। हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व की थी और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। आज हम उन्हीं एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करेंगे और कुछ मजीद प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रॉब्लम 8-24 ऑफ द एक्सरसाइज। लेट मी फर्स्ट रीड द स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम और उसके बाद फिर हम इसका सोल्यूशन करते हैं और उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन करते हैं। The drum has a weight of 100 pounds and it rests on the floor for which the coefficient of static friction is given to you as 0.6. If the dimensions of the drum are 2 feet and 3 feet respectively as shown to you in the figure, width or height is key. We need to determine the smallest magnitude of that force P that will cause impending motion of the drum. तो हमने P की वो स्मॉलेस्ट वैल्यू डिटरमिन करनी है जिस पे ये ड्रम जो है वो इम्पेंडिंग मोशन पे आ जाए। वो इम्पेंडिंग मोशन स्लिपिंग भी हो सकती है या वो टिपिंग भी हो सकती है, तो दोनों सूरतों को हमें चेक करना पड़ेगा। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल draw the free body diagram of this drum. So in order to draw the free body diagram, since the weight of the drum is given to us, so हम इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट G है उसके ऊपर इस वेट को जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वो वेट है जो कि एक्ट करेगा एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देन वंस वी रिमूव दिस फ्लोर, तो फ्लोर को रिमूव करके हमें एक अदद नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिलेगी जिसको हम टिपिंग के इफेक्ट को चेक करने के लिए थोड़ा सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से राइट या लेफ्ट की तरफ जो है वो ड्रॉ कर देते हैं एट अ डिस्टेंस से x as shown to you in this figure here. So ये दो फोर्सेस आपके पास आ गई हैं। Then we have an applied load P जो कि हमें डिटरमिन करना है। और आपके ख्याल में किस डायरेक्शन में ड्रम का मोशन पॉसिबल हो सकता है? Sir, towards right. Towards right. So accordingly हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स आएगी that is going to be towards the left. Let me call this friction force as FF. Okay, now first of all, is it case 1, case 2 or case 3? Sir, case 2. So it is case 2 जिसमें आप impending motion की बात कर रहे हैं। So once it is case 2, the case of impending motion, in that case what would be the value of friction? US. So mu is 0.6. I can write friction to be 0.6 NC, isn't it? Okay, now applying the conditions of equilibrium for this drum, taking summation Fx equal to 0 first of all. So the forces which are acting along x-axis are a component of P which is going to be P 4/5. इसके अलावा 0.6 NC है, so I am going to write minus 0.6 NC. ये हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगी। दो फोर्सेस हमारे पास x डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं है। ओके, समेशन Fy की अगर हम बात करें तो माइनस P 3/5 ये फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा। इसके अलावा NC एक्ट कर रहा है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, W एक्ट कर रहा है इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। सो हाउ मेनी अननोन्स आर देयर इन दीज टू इक्वेशंस? Two unknown, P as well as NC. So once we solve it, we are going to get the value of P to be equal to 136.57 Newton, and the value of NC would comes out to be 181.8 Newton. So these are the values of P and NC. Okay, now in order to check the tipping effect, what we are going to do? टिपिंग को कैसे चेक करते हैं कि पहले टिपिंग होगी या स्लाइडिंग होगी? डिस्टेंस इज एक्स डिस्टेंस कंपेयर करते हैं। वो एक्स कैसे फाइंड करेंगे? इफ वी टेक मोमेंट्स अबाउट पॉइंट O टू बी इक्वल टू 0, ऐसे ही है। जी, NC पॉइंट O के अबाउट मोमेंट बनाएगा।
Yes, sir. परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है और डायरेक्शन ऑफ दिस मोमेंट इज काउंटर क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव साइन के साथ आपने इसको शामिल कर दिया। फ्रिक्शन फोर्स पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट बनाएगी। नो सर, ये पास कर दीजिए। पास करिए। वेट पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट बनाएगा। नो सर। ओके, व्हाट अबाउट द x कंपोनेंट ऑफ p? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? सर b। so b is here 3 फुट, तो हमने 3 शामिल कर दिया और वो x कंपोनेंट जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगा काउंटर क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। इसको नेगेटिव साइन डाल लिया। इसी तरह जो y कंपोनेंट है p 3 और 5, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? a/2। तो a/2 है। मोमेंट क्लॉकवाइज है काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज। सो हमने इसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर लिया एंड पुटिंग दिस इक्वेशन इक्वल टू 0, वंस वी सॉल्व इट we are going to get the value of x to be equal to 1.35 feet, which is basically greater than a/2, isn't it? Yes, sir. So what does it mean? स्लाइडिंग होगी, टिपिंग होगी? सर टिपिंग होगी ज्यादा है तो। So ये तो x की वैल्यू उस ड्रम की डायमेंशन से बाहर आ गई, जिसका मतलब क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन एक्ट नहीं कर रहा ड्रम पे। नॉर्मल रिएक्शन एक्ट ना करने का क्या मतलब है कि टिपिंग अकर्स फर्स्ट रादर देन स्लाइडिंग, इजंट इट? ऐसा ही है। तो अगर टिपिंग Yes. पहले हो रही है तो टिपिंग कब शुरू होगी? किस पी के ऊपर टिपिंग शुरू होगी? क्या वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अब 136 पे तो ये x 1.35 चला गया, तो टिपिंग तो हो चुकी है। तो टिपिंग कब शुरू होगी? कैन यू जज द वैल्यू ऑफ p जिस पे टिपिंग शुरू हो? टिपिंग कब होगी? जब x किसके बराबर होगा? 1 feet। a/2 which is basically 1 feet। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, अब हम करते क्या है कि बेसिकली हमें तो वो फोर्स p फाइंड करनी थी ना, जिसपे ये ड्रम इम्पेंडिंग मोशन में आ जाए। तो वो टिपिंग या स्लाइडिंग दोनों में हो सकता था। हमने जज किया कि स्लाइडिंग तो इसमें पॉसिबल नहीं है, टिपिंग पहले होगी। तो टिपिंग के लिए हम x की वैल्यू a/2 के बराबर पुट कर दें, विच इज बेसिकली 1 फुट। So putting the value of x to be equal to 1 foot will give us the value of p to be equal to 83.33 pounds. Is it clear यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक जो आपको ना समझ आया हो? ओके, सो ये वो वैल्यू है p की जिसके ऊपर द ड्रम इज गोइंग टू टिप। हमने सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या इस वैल्यू पे स्लाइडिंग तो नहीं होगी, हमने फोर्स की वैल्यू फाइंड की और उसको मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कंपेयर कर दिया, जो कि यही कह रही है कि स्लाइडिंग जो है वो नहीं होगी और इस p की वैल्यू के ऊपर जो है वो ड्रम टिप कर जाएगा। सो वंस दिस वैल्यू ऑफ p रीचेज 83.33 पाउंड्स, तो फिर ये ड्रम जो है वो टिप कर जाएगा। आई होप के द सोल्यूशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो आपकी इस हवाले से तो काइंडली पूछ सकते हैं। चलें, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलें। Yes, sir. Okay, now moving to the second problem for today, which is problem 8-33. You are applying a force of 20 pounds perpendicular to the handle of this gooseneck racking bar as shown to you in the figure. If the coefficient of static friction between the bar and the wood is 0.5, so ये जो wood brown color का शो किया गया है, इसके और बार के दरमियान जो coefficient of friction है, static friction, that is 0.5. We need to determine the normal force which this floor exerts on the wood at point A.
assume the surface is smooth, surface at C is smooth. So आपके पास एक अदद ये रैकिंग बार है जिसकी मदद से आप ये वुड के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. So आपने फाइंड आउट करना है कि what is the normal reaction which is being exerted on this bar by ये जो टाइम कह लें या कील कह लें जो लगी हुई है at point A. Force P जो आप अप्लाई करें that is being applied perpendicular to the handle of this gooseneck racking bar. So let us start drawing the free body diagram of this bar. The first thing is the applied force जो कि आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं. This force P, it has a magnitude of 20 pounds. उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा पॉइंट A का जिक्र करूं तो पॉइंट A से जब आप इस वुड को रिमूव करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट a normal reaction force which is NA in this particular direction. Then चूंकि point C से भी ये फ्लोर के साथ टच हो रहा है so you are going to get a normal reaction force at point C as well. So ये बार A और C दो जगह से टकरा रहा था, एक जगह से वुड्स और टाइम से और एक जगह से फ्लोर से, तो आपने नॉर्मल रिएक्शंस A और C के ऊपर जो है वो इंडिकेट कर दिए. ओके, व्हाट अबाउट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट पॉइंट A? वो ये जो बार है इसकी नोक किस डायरेक्शन में मोशन कर सकती है? जब आप P फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये नोक जो है अपवर्ड कह लें, अपवर्ड से ज्यादा क्या ये टुवर्ड्स द राइट मोशन ही करेगी? यस सर. ठीक है, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में आनी चाहिए? लेफ्ट. Towards the left. So this is going to be the direction of force of friction, isn't it, at point A? Okay, what about Yes, point C? What would be the direction of friction at point C? जी, फ्रिक्शन होगी पॉइंट सी पे? नो सर. Because the surface at C is smooth, so we are not Yes, going to have any friction force at point C. So you are applying a force P of 20 pounds perpendicular to this gooseneck racking bar. आपने फाइंड आउट करना है कि नॉर्मल फोर्स क्या एग्जर्ट होगी इस पर्टिकुलर जगह पे. ओके, सो वी आर गोइंग टू टेक इट एज केस 1, केस 2 और केस 3. केस 2. क्यों, हमें इम्पेंडिंग मोशन की कंडीशन गिवन है क्या? केस सवाल 1 पे में, हाँ, सवाल में कहीं इम्पेंडिंग मोशन का जिक्र नहीं है, तो वी आर गोइंग टू टेक इट एज केस 1 रादर देन केस 2 और 3. ठीक है, इम्पेंडिंग मोशन का जिक्र चूंकि नहीं है तो फिर हम इसको केस 1 के तौर पे ट्रीट करेंगे. आई होप कि दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और आखिर में फ्रिक्शन को हम अननोन करके उसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम इक्वेशन से फाइंड करके उसको कंपेयर कर देंगे स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू के साथ. ठीक है. ओके, सो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस? One is P cos 30, the other one is friction force Fa, and that should be equal to 0. So once you solve it, you are going to get the value of Fa to be equal to 17.32 pounds, the value of force of friction जो कि आपने इक्विलिब्रियम इक्वेशन से फाइंड की है. इसी तरह जब आप समेशन Fy अप्लाई करेंगे तो you are going to get P sin 30 और इसके अलावा Na with a negative sign और NC विद अ पॉजिटिव साइन. तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 कह लें. दो इक्वेशंस हो गई हैं. ये जो लिवर है विच इज अ रिजिड बॉडी, इसके लिए तीसरी इक्वेशन क्या होगी? सर मूवमेंट अबाउट
ए के अबाउट लेंगे तो एनसी की वैल्यू मिल जाएगी, सी के अबाउट लेंगे तो एन ए की वैल्यू मिल जाएगी। आपके लिए कौन सी वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एन ए या एन सी? सर नॉर्मल फोर्स एट ए पॉइंट। नॉर्मल फोर्स एट ए पॉइंट, तो चले मैं सी के अबाउट मोमेंट ले लेता हूं। तो वंस आई एम गोइंग टू टेक द मोमेंट अबाउट पॉइंट सी, वुड एनसी क्रिएट एनी मोमेंट? Yes, sir. एनसी अबाउट पॉइंट सी, Sir, NA create करेगा NA. एन ए क्रिएट करेगा। एन ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 3, sir. 3। और एन ए क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज? Sir, counter clockwise. ओके, एफ ए क्रिएट करेगा मोमेंट? अबाउट पॉइंट सी? यस सर, एफ ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 इंच गिवन है आपको। 1, sir. सर। क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? सर काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज, तो मैंने पॉजिटिव साइन नोट कर दिए। अब P की अगर मैं बात करूं तो P का जो x कंपोनेंट है P cos 30, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फ्रॉम पॉइंट C? Sir, 20. 20। क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? Clockwise, sir. तो नेगेटिव साइन डाल दिया। इसी तरह अगर मैं P sin 30 की बात करूं तो y कंपोनेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट C कितना है? Sir, 6. 6। क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? Counter. क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? Sir, counter clockwise. अच्छा, आर यू श्योर? मसलन मैं इसके दो कंपोनेंट्स बनाता हूँ, दिस इज x कंपोनेंट, दिस इज y Okay, sir. कंपोनेंट। तो अगर y कंपोनेंट को मैं देखूं तो वो ये Anti-clockwise. डायरेक्शन, ये एंटी है या क्लॉकवाइज है? Clockwise है. ओ यस सर, क्लॉकवाइज है, ठीक है। इसी में से आपका क्विज नंबर 3 भी होना है। सो अगर अभी तक मोमेंट्स में कंफ्यूजन है तो फिर क्विज में क्या करेंगे? और मोमेंट तो ऐसी चीज है जो कि आपको क्विज हो ना हो, आपको एग्जाम में शायद हर क्वेश्चन में कहीं ना किसी फॉर्म में इस्तेमाल करनी पड़े। तो कोशिश करें कि काइंडली आपको ये मोमेंट्स वाला टॉपिक जो है वो क्लियर हो, खासतौर पे वेरिग्नेंस थ्योरम के साथ मोमेंट्स किस तरह डिटरमिन करते हैं। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज हर एक को क्लियर हो गए, चारों फोर्सेस की मोमेंट्स? यस सर। So once we solve this equation 2, आपके पास 1 और 2 simultaneously आपको solve करनी पड़ेगी। दो unknowns हैं, दो equations हैं। So once you solve it simultaneously, you are going to get the value of Na to be equal to, simultaneously बल्कि equation 2 से Na की value मिल जाएगी which is 129.7 pound। Nc की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो equation 1 आपको Nc की value दे देगा 119.7 pound. Okay, now you have found the value of Na. Can you find out the maximum static friction force at point A? कितनी होगी FA max? So US NA is 0.5 और NA की वैल्यू. तो 0.5 Na की वैल्यू आपने फाइंड की हुई है, उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करें, you are going to get F max to be equal to 64.85 pound. So FA is less than equal to 64.85 pound, isn't it? यस सर। तो मतलब क्या है इस चीज का? The gooseneck racking bar does not slips at point A, isn't it? ऐसा ही है। यस सर। So since F max is greater than FA, so the bar will not slip at point A. कहीं ये ना हो कि आप P लगाते, P फोर्स लगा रहे हैं और वो बार A पे स्लिप कर जाए। स्लिप नहीं होगी, बल्कि रादर वो ऊपर की तरफ इसको फोर्स लगा के इसको जो है वो कील को रिमूव करेगी। ठीक है,
Okay, so moving on to the final problem of today's lecture. थोड़ा सा ये लंबा प्रॉब्लम है, इसके हवाले से डिस्कशन जो है वो हम करते हैं। आई होप कि पहले दो प्रॉब्लम्स जो भी हमने सॉल्व किए हैं वो क्लियर है तमाम लोगों को। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी प्रॉब्लम में अभी तक जो हमने सॉल्व किए हैं? नो सर। चलें, सो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं 8-42 का और उसके बाद फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द 150 kg क्रेट एंड द ग्राउंड इज 0.3। तो ये जो क्रेट और ग्राउंड है इसके दरमियान आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.3 गिवन है, व्हाइल द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस 80 kg मैन शूज and the ground is 0.4. So ये दोनों coefficient of friction given है आपको. You need to determine if the man can move the crate or not. So ये रस्सी पकड़ के खींच रहे, आपने ये जज करना है कि कहीं ये क्रेट खींचते खींचते खुद तो पहले स्लिप नहीं हो जाएगा मैन, या ये इक्विलिब्रियम में रहते हुए इस क्रेट को पुल कर सकता है। थोड़ा सा गौर करें इस क्वेश्चन पे, फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और आपसे सोल्यूशन पूछेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा सोच लें कि इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। जी, कोई आइडिया दें किस तरह इसको सॉल्व किया जा सकता है? एनी आइडिया? नो सर, वही इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगेंगी ना सर? इक्विलिब्रियम वाली तो लगेगी, लेकिन मैं मैन के ऊपर इक्विलिब्रियम लगा लूं ताकि ये जज हो जाए कि वो स्लिप तो नहीं करेगा। ऐसा ही है? यस सर। अच्छा, लेकिन मैन पे जब मैं इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगाऊंगा तो मुझे वो टेंशन की जरूरत भी पड़ेगी जो इस कॉर्ड में डेवलप हो रही है। बिल्कुल सर। तो वो टेंशन पहले मैं अगर क्रेट की फ्री बॉडी डायग्राम बना के फाइंड कर लूं। यस सर। ठीक है, सो मैं अज्यूम क्या करता हूँ, अच्छा क्रेट की जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मैं क्रेट को ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग ले लूंगा। वजह क्या है कि वो पॉइंट होगा जिस पे ये क्रेट मोशन स्टार्ट करेगा, तो उस पे टेंशन कितनी होगी वो मुझे पता चल जाएगी, जिससे अंदाजा मुझे ये हो जाएगा कि क्या ये मैन इक्विलिब्रियम में रहते हुए इस क्रेट को मूव कर सकता है या नहीं कर सकता। सो ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस क्रेट, अगर सबसे पहले मैं क्रेट की बात करूं, क्रेट का अपना वेट है which would be acting downward. So let us say कि मैं इस क्रेट को C के तौर पे ले रहा हूँ और मैन को मैं M के तौर पे ले रहा हूँ। So WC जो है it would be acting downward. आप जब फ्लोर को रिमूव करेंगे you are going to get a normal reaction जिसको मैं से NC कहता हूँ in the upward direction. ये इनलाइन होंगे या इनलाइन नहीं होंगे? सर इन लाइन होंगे। इनलाइन होंगे। वजह क्या है इनलाइन होने की? सर वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा है, सर सेंटर पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं ना। वेट तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही करेगा। एनसी उसकी लाइन में होगा या उसके इधर उधर होगा? सर आई थिंक साइड पे होगा ना, एक्स डायरेक्शन पे, क्योंकि ये भी एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है ना इसमें। देखिए उस एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग का उस एक्स से तो कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक्स आप कब लेते हैं? जब आप किसी भी चीज को एज अ रिजिड बॉडी कंसीडर कर रहे हो। क्या क्रेट की कोई डायमेंशंस गिवन है आपको? नो सर, ये तो क्रेट को फिर पार्टिकल आप एज अ पार्टिकल लेके मॉडल करेंगे, और जब आप पार्टिकल लेंगे तो तमाम फोर्सेस एक पॉइंट से पास होंगी, इसलिए ये दोनों इन लाइन होंगे। ठीक है, सही। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी अगर तो किसी चीज की आपको डायमेंशंस गिवन है तो फिर आपने उसको एज अ रिजिड बॉडी के तौर पे ट्रीट करना है। अगर किसी चीज की आपको डायमेंशन नहीं गिवन तो देन यू आर गोइंग टू टेक इट एज अ पार्टिकल। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
चलें, अब आपके ख्याल में और कौन सी फोर्सेस इस क्रेट पे एक्ट करनी चाहिए? एक अदर टेंशन एक्ट करेगी जब आप रोप रिमूव करेंगे, और टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा? 30 डिग्रीज। यस सर। एनीथिंग एल्स जो कि आपके ख्याल में इस क्रेट के ऊपर आनी चाहिए? फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में आ सकती है? फ्रिक्शन लेफ्ट साइड। चूंकि द क्रेट is going to slide or has a tendency to slide towards the right, so accordingly आपके पास जो friction है that is going to be towards the left. Let me denote that friction to be equal to Fc, and since we are assuming that the crate is on the verge of sliding, so for that particular case impending motion वाली condition जब हम लगाते हैं तो friction force जो है वो 0.3 NC के बराबर आपको मिल जाएगी, that is mu NC. I hope ये पॉइंट हर एक को क्लियर है. Yes sir. Okay, so now applying the conditions for equilibrium of a particle, starting with summation Fy equal to 0. What are the forces जो कि आप समझते हैं y डायरेक्शन में फ्री बॉडी डायग्राम से आपको नजर आ रही हैं? NC है, W है, और क्या है? T sin T sin 30. पॉजिटिव नेगेटिव? yes. positive. Positive. So let me call it as equation number 1. Similarly, जब मैं यही पार्टिकल वाली इक्विलिब्रियम इक्वेशन x डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा, summation fx equal to 0, the forces which are acting along x axis are Fc, but it is acting towards the negative side, so minus 0.3 Nc मेरे पास जो है वो ये फोर्स आ जाएगी. इसके अलावा t cos 30 मेरे पास फोर्स आ जाएगी along the x-axis, so t cos 30 minus 0.3 Nc should be equal to 0. So दो equations हैं, दो ही unknowns हैं आपके पास. Once you solve these two equations simultaneously, you are going to get the value of Nc as well as t. So जब आप solve करेंगे आपको Nc और t दोनों की वैल्यू मिल जाएगी. So Nc comes out to be 1254.26 न्यूटन, और आपके पास जो टेंशन की वैल्यू आएगी that comes out to be 434.5 न्यूटन. ठीक है, सो एनसी और टी मिल गई. बेसिकली आपको टेंशन की जरूरत थी ताकि आप इस बंदे की फ्री बॉडी डायग्राम बना के ये जज कर लें कि फ्रिक्शन इसके पाँव में कहीं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर तो नहीं पहुंच जाएगी जिसकी वजह से इसको स्लिप होने का खतरा हो. ओके, सो नाउ ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मैन. अगर हम इसको भी पार्टिकल लेके जज करें तो द वेट ऑफ दिस मैन, जिसको मैं WM कह रहा हूँ, इट वुड बी एक्टिंग डाउनवर्ड. इसके अलावा अभी हमने निकाला है कि टेंशन इज गोइंग टू एक्ट इन दिस डायरेक्शन, और टेंशन की वैल्यू भी हमें मिली हुई है. ये एंगल हमारे पास 30 डिग्रीज है, और दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम NM कह रहे हैं. ओके, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में आनी चाहिए बंदे के शूज की वजह से? ये बंदा किस डायरेक्शन में स्लाइड हो सकता है जब वो क्रेट को खींच रहा होगा? Left. जी, टुवर्ड्स द लेफ्ट हो सकता है. तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में आएगी? Right. तो टुवर्ड्स द राइट आपके पास फ्रिक्शन आ जाएगी. लेट मी कॉल इट एज FM. अब ये बताएं कि क्या FM को मैं 0.4 Nm ले लूंगा? Excuse me, sir. जी, सर ये जो आपने मैन की फ्रिक्शन निकाली है सर, ये लेफ्टवर्ड नहीं आएगी? क्योंकि अगर सपोज करें कोड ब्रेक होती है तो मैन तो राइटवर्ड की तरफ स्लाइड होगा. देखें, आपने कभी इस तरह किसी चीज को पकड़ के खींचा है क्रेट को?
नहीं खींचा जाएगा तो फिर उसकी साइड पे जाएंगे। देखिए आप खींच रहे हैं स्ट्रेट को तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी के मैन स्लाइड हो जाए। अब वो स्लाइड आपके ख्याल में जब वो इस तरह खींच रहा होगा तो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में स्लाइडिंग का चांस नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो जब वो स्लाइड इस डायरेक्शन में होगा सो अकॉर्डिंगली आपके पास फ्रिक्शन फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो आ जाएगी। सो क्रेट को हमने कंसिडर किया था ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, यानी हमने केस 2 के ऊपर लगाया था। मैन के केस में हम केस 1 लगाएंगे जिसमें फ्रिक्शन एफएम जो है उसको हम एज अ अननोन के तौर पे ट्रीट करेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको मैक्सिमम स्टैटिक कोएफिशिएंट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के साथ कंपेयर कर देंगे ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि कहीं वो स्लाइड तो नहीं हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा या नहीं। सो अप्लाइंग द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन द वैन, मैं यहाँ सोल्यूशन हुआ है उसको एक दफा कर लेता हूँ। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 जब अप्लाई करूंगा आई एम गोइंग टू गेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन जिससे मुझे एफ एम की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ दिस मैन। इसी तरह एफ वाई करूंगा तो मुझे एन एम की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद इस एफ एम को मैं कंपेयर कर दूंगा टू द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस एन एम के साथ। वो म्यू एस एन एम मेरे पास आई थी 400.8 मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये मेरे पास फ्रिक्शन आ रही है 376.3। तो क्या ये मैन स्लिप होगा क्रेट खींचते हुए या इक्विलिब्रियम में अपनी जगह मेंटेन रहेगा? ये सर वैल्यू कम है तो यानी कि स्लिप नहीं होगा। स्लिप नहीं होगा। सो he would be able to pull the crate, isn't it, without slipping? यस सर। तो दैट इज द करेक्ट आंसर कि आपके पास चूंकि यहाँ जो फ्रिक्शन आ रही है इस बंदे के शूज और फ्लोर में वो 376 है, जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन अलाउड है इस पॉइंट पे वो 400 पॉइंट समथिंग है। सो सिंस एफ एम इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एंड एम, देयरफॉर द मैन विल नॉट स्लिप एंड कैन मूव द क्रेट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. So with this, we have completed our course of friction, completed our course of mechanics, जो कि हमारा ये आखिरी टॉपिक था फ्रिक्शन का। कोशिश हमने की है कि जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते थे वो सॉल्व किए जाएं। जो प्रॉब्लम्स रह गए हैं आप उसको एज अ नॉन सबमिटेड होमवर्क के तौर पे सॉल्व कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस बेहतर बना सकते हैं फ्रिक्शन के टॉपिक के हवाले से। मोरोवर जिस तरह मैंने पहले भी अनाउंस किया था कि आपका एक अदद बोनस क्विज जो है वो होगा। लेट मी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो शैल आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग ऑफ टुडेज लेक्चर, फिर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। ओके चलें। सो